होम्योस्टेसिस के। और फीडबैक सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, होम्योस्टेसिस को काम करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है, और वो सिस्टम क्या कहलाता है? उस सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। ये फीडबैक सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको कहा कि जब भी आपकी बॉडी में कोई चीज बहुत ज्यादा होने लगे या बहुत कम होने लगे, तो उस चीज को एडजस्ट करना जरूरी है। अब इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको ओवरऑल तौर पर हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। मगर होम्योस्टेसिस कौन से सिस्टम की हेल्प लेता है? होम्योस्टेसिस फीडबैक सिस्टम की हेल्प लेता है। ठीक है। द चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म, एक ऐसा चेक और बैलेंस मैकेनिज्म, पहले चेक किया जाएगा फिर उसको बैलेंस किया जाएगा। तो द चेक बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शंस दैट मेंटेन द बॉडी नॉर्मल स्टेट, जो बॉडी के स्टेट को नॉर्मल करने का काम करता है फॉर होम्योस्टेसिस, ताकि बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सके, ताकि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन, वो खराब ना हो। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है फीडबैक सिस्टम। ठीक है। फीडबैक सिस्टम ओवरऑल तौर पर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी आपकी बॉडी में कोई चेंज आएगा, कोई तब्दीली आएगी, तो उस चेंज को डिटेक्ट कौन करेगा? उस चेंज को डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स। आपकी बॉडी के कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो उन चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, और फिर जब डिटेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद रिसेप्टर मैसेज सेंड करेंगे आपके ब्रेन को, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। आपकी बॉडी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम असल में दो चीजों से बनता है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन इन्फॉर्म करेगा कि भाई चेंज लाना है? तो इसको इन्फॉर्मर कौन है? इसका इन्फॉर्मर है रिसेप्टर्स। आप इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाऊं। जैसे फर्ज कर लेते हैं कि किसी जगह पर एक बैंक है। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। एक बैंक है, और फर्ज कर लें कि कुछ लोग हैं जो इस बैंक के पास आ गए हैं, और अब वो लोग इस बैंक में रॉबरी कर रहे हैं। सही है ना? सपोज कर लें ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो इस बैंक में आकर रॉबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक चेंज जनरेट हो गया, यहाँ पर कुछ हालात बदलेंगे, दरवाजे का ताला टूटेगा, जो कुछ भी होगा तो इसको हम कहेंगे चेंज डेवलप हो गया। अब कोई जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, फर्ज कर लेंगे सिक्योरिटी गार्ड है, और ये देख रहा है कि भाई यहाँ पर चेंज आ रहा है और बैंक में रॉबरी हो रही है, कुछ लोग बैंक का ताला तोड़ रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है खुद जाके इनसे लड़ेगा? कभी भी नहीं लड़ेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये जो आपका सिक्योरिटी गार्ड होगा, ये करेगा कि ये सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा पुलिस स्टेशन में या कंट्रोल सेंटर में। जो भी पुलिस का कंट्रोल सेंटर होगा, ये वहां पर इन्फॉर्म करेगा, वहां कॉल करेगा, और कॉल करके इन्फॉर्म करेगा कि भाई इस फलानी जगह पर फलाने बैंक में एक जगह डकैती हो रही है, आप लोग कुछ करें। तो ये बंदा जो है, ये वाला शख्स जिसने इन्फॉर्म किया है, इसको हम कहेंगे रिसेप्टर। ये रिसेप्टर है। सेम इसी तरह आपकी बॉडी में भी जब भी कोई चेंज आता है, तो उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए कुदरती तौर पर आपकी बॉडी में जगह जगह रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और उनका काम ही यही है, वो एज ए इन्फॉर्मर काम करते हैं। वो आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, उनको उनको देखते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद उसकी चेंजेस को मालूम करने के बाद, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद, वो उस चेंज का जो मैसेज है वो सेंड कर देते हैं कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर हमारा कौन है? ब्रेन, हमारा दिमाग, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसको आमतौर पे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर है। अब क्या होता है? अब ये जो कंट्रोल सेंटर है, इसमें कोई ना कोई बंदा जो ऑपरेटर होगा वो कॉल उठाएगा, और वो डिसाइड करेगा कि करना क्या है। तो जो भी रिस्पॉन्स डिसाइड होगा, ये उस इलाके का जो पुलिस स्टेशन है, उस इलाके का जो पुलिस स्टेशन है, ये उसको कॉल करेगा और उनको इन्फॉर्म करेगा कि आपके इलाके में एक जगह पर कोई डिसबैलेंस आ रहा है और कोई चेंज आ रहा है, उसको आप ठीक करें। तो अब यहां से फिर एक टीम जाएगी, और वो टीम इन जो रॉबर्स हैं इनको पकड़ेगी। तो इसमें देखिए कितनी चीजें आ गई, इसमें तीन चीजें आ गई। सबसे पहले देखिए चेंज आया, चेंज के बाद एक रिसेप्टर था, उसने उस चेंज को डिटेक्ट किया। उसके बाद कंट्रोल सेंटर में मैसेज गया,
कंट्रोल सेंटर ने पुलिस स्टेशन पे कॉल की, तो ये हो गए इफेक्टर्स। असल जो इफेक्ट किया वो किसने किया? पुलिस स्टेशन के जो लोग थे उन्होंने उसको इफेक्ट किया और उन्होंने उस चेंज को दोबारा नॉर्मलाइज कर दिया। तो आपकी बॉडी में सेम इसी तरह से काम होता है, सेम इसी तरह से वर्किंग होती है। इस पूरी वर्किंग को हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। सही है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। तो इसको मैं जरा यहाँ से हटाता हूँ और अब हम ये समझते हैं कि फीडबैक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले रिसेप्टर्स। रिसेप्टर ने कंट्रोल सेंटर को मैसेज किया। कंट्रोल सेंटर आपकी बॉडी के जो भी इफेक्टर्स होंगे, अब इफेक्टर कौन कौन हो सकते हैं? या तो इफेक्टर आपके मसल्स हो सकते हैं, या फिर इफेक्टर आपके ग्लैंड्स हो सकते हैं। मसल्स और ग्लैंड्स, आपकी बॉडी के मसल्स, ये जो मसल्स हैं ये इफेक्टर हो सकते हैं, या आपकी बॉडी में जो जगह जगह टारगेट ग्लैंड्स हैं वो आपके इफेक्टर हो सकते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे? ये इस चेंज को खत्म कर देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे वो जो चेंज आया था वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और फिर आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। सही है, तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है फीडबैक सिस्टम। अगर आपसे कहा जाए कि भाई फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आप ये कहेंगे फीडबैक सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। ओवरऑल तौर पर 3 इसके मेन कंपोनेंट हैं। नंबर 1 रिसेप्टर, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर और नंबर 3 इफेक्टर। तो ये है फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक सिस्टम, इसमें सबसे पहले रिसेप्टर्स आ जाते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? एक ऐसे सेंसरी टिश्यूज जो किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उस चेंज को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। तो द सेंसरी टिश्यूज दैट डिटेक्ट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट चेंजेस, तो उसको हम कहेंगे रिसेप्टर्स। और ये हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए कनेक्ट होते हैं, न्यूरॉन्स के जरिए कनेक्ट होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक स्पेशल सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के जो इम्पल्सेस को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी बनाता हूँ, सपोज कर ले इस तरह से एक ह्यूमन बॉडी ऐसी बना ली मैंने, सही है, ऐसे। अब फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरा न्यूरॉन है, और उसके बाद फिर ये आपका नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन हो गया। सही है, ये लेट सपोज ये आपका ब्रेन है, और फिर ब्रेन से इंपल्स वापस आएगी और उसके बाद फिर वो आपके मसल्स के साथ कनेक्ट होगी। तो ये जो सेल है जो इम्पल्सेस को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, इस सेल को हम कहेंगे कि ये कौन है? ये है न्यूरॉन। ये हो गया न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है ये आपके इफेक्टर को, आपके रिसेप्टर को आपके कंट्रोल सेंटर के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। जब भी कोई इंपल्स डिटेक्ट होगी, जब भी कोई चेंज डिटेक्ट होगा, तो उसके बाद क्या करेंगे? रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर मैसेज सेंड करेंगे आपके कंट्रोल सेंटर को। दे सेंड मैसेजेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेजेस सेंड करेंगे, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर आके रिसेप्टर वाला जो पोर्शन था ये हो गया। अब सेकेंड है हमारे पास कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या क्या हो सकता है? ये असल में सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। इसमें 2 चीजें आती है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। डिसाइड एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि चेंज क्या लाना है, और इम्पल्सिस सेंड करेगा किसको? इफेक्टर को। इम्पल्सिस सेंड करेगा इफेक्टर को, इफेक्टर को ऑर्डर देगा कि करना क्या है। अब जाहिर सी बात है हर चेंज का एक जैसा रिस्पॉन्स तो नहीं हो सकता ना। जैसे अगर आपको किसी ने टच किया तो उसका रिस्पॉन्स अलग होगा, अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज पे टच हो गया तो उसका रिस्पॉन्स अलग होगा, अगर आपने किसी चीज को देखा है जो आपकी तरफ भागती हुई आ रही है, कोई खतरनाक चीज है जो आपकी तरफ आ रही है, तो ये भी एक चेंज आपने देखा तो इसका रिस्पॉन्स अलग होगा। तो जैसा चेंज होता है वैसा रिस्पॉन्स डिसाइड किया जाता है, और रिस्पॉन्स का डिसीजन कहाँ से दिया जाता है? हमारे ब्रेन से। ठीक है, तो रिस्पॉन्स का डिसीजन लेने के बाद ब्रेन इम्पल्सिस सेंड करता है किसको? इफेक्टर ऑर्गन्स को। और फिर वो इफेक्टर ऑर्गन क्या करते हैं? ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल, प्लेट्स रोल टू रिस्पॉन्ड द रिस्पॉन्स टू दैट चेंज। ये उस चेंज को खत्म करने के लिए, उस चेंज को ओवरकम करने के लिए, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, फिर वो रिस्पॉन्स करता कौन एक्चुअली? वो करने के लिए फैक्टर होता है। इट ब्रिंग बैक द नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के वो जो चेंज आया उसको दोबारा से नॉर्मलाइज कर देते हैं, उसको दोबारा एडजस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये फीडबैक सिस्टम हमारा काम करता है।
अब फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट भी हैं, मगर आज की क्लास में हम जो है फिलहाल यहीं तक करेंगे। अब देखिए इस क्लास में अगर मैं एक ओवरव्यू बना लूं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले तो जो चीजें हमने डिस्कस की, वो सबसे पहले हमने होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन डिस्कस की कि होम्योस्टेसिस को डिफाइन किस तरह किया जाता है। उसके बाद हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में देखा कि इसको किसने डिस्कवर किया है, और इसकी डिस्कवरी और इसके इंपॉर्टेंस, इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसके एस्पेक्ट्स देखे कि होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स कितने हैं, और उन एस्पेक्ट्स को फिर हमने डिफाइन किया। और फिर उसके बाद हमने फीडबैक सिस्टम को समझा कि फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। फीडबैक सिस्टम को समझा और फीडबैक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हमने ये 4 चीजें डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे ये पूरी कि आपको ये लेक्चर काफी हद तक समझ में आया होगा। तो हमारे साथ जो बच्चे ज्वाइन हैं या जो बच्चे वीडियो लेक्चर देखेंगे, तो अपना फीडबैक, अपना जो अपना रिस्पॉन्स है वो अपने पास हमें सबमिट करवाएं और बताएं कि इस लेक्चर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई टॉपिक ऐसा लगा है आपको कि यार सर हमें ये वाला टॉपिक सही तरह क्लियर नहीं हुआ, तो फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप परेशान ना हो, इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखें और इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आप कवर करें उसको कोशिश करें उसे दिन याद कर लें। छाजाओ पे उसके एमसीक्यूज मौजूद हैं, छाजाओ एप्लीकेशन पर चैप्टर टेस्ट हैं, उसके एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज को आप सॉल्व करें ताकि अपनी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।